अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल के टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को खूब पीट दिया। इतना पीट दिया कि बात ऑफिस तक गई और पूछा गया कि सर आपने इतनी बुरी तरह से बच्चों को क्यों मारा? तो टीचर ने बताया कि बच्चे बदमाशी कर रहे थे, बात कर रहे थे और मैं समझा रहा था तो समझ नहीं रहे थे। बहुत समझाने के बाद जब मुझे गुस्सा लगा, तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने उनकी पिटाई कर दी। उसी स्कूल में एक और टीचर हैं, जो इतने कूल रहते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं कि उनके क्लास में भी बदमाशी होती है, लेकिन जब उनको पढ़ाना होता है या जब अपनी बात करनी होती है, तो बच्चों को बड़ा डिसिप्लिन्ड और बड़ा सही तरीके से शांत कर लेते हैं, बिना मारे-पीटे। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि वो बच्चों को कभी मारते नहीं हैं और उनके बच्चे उनसे प्यार भी करते हैं। खैर, जब उनसे पूछा जाता है कि सर आप ऐसे करते हैं, तो कहते हैं कि सर बच्चे मारने की चीज़ थोड़ी ना है, बच्चों को आप जैसा चाहेंगे वैसा ढाल लेंगे। तो वो उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनका एक कैरेक्टर है। ठीक है? जनरली मैं देखता हूँ कभी-कभी एक पत्नी जो है अपने पति को गाली दे दी। तो जब पत्नी से पूछा गया कि भैया आपने गाली क्यों दिया? तो मेरे पति ने ये किया इसलिए मैंने गाली दे दी। पति ने पत्नी को मार दिया, पीट दिया, बुरी तरह से मार दिया, पीट दिया और जब पूछा गया तो उसने तमाम गलतियाँ गिना दी कि इस वजह से मैंने पत्नी की पिटाई कर दी। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, जहाँ पे लोग सामने वाले का दोष देते हैं। बाप ने बेटे को कहा कि जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ, तो क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने ऐसा किया इसलिए मुझे ये कहना ज़रूरी था। बुढ़ापे में बाप को घर से निकाल दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बाप की ही गलती है, माँ की ही गलती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई रिएक्शन दे रहे होते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो अच्छा रिएक्शन जब दे रहे होते हैं तो क्रेडिट खुद लेते हैं और गलत रिएक्शन अगर दे रहे होते हैं तो सामने वाले की गलती थोप देते हैं, कि अगर हमने उसके साथ बुरा किया है तो उसका ज़िम्मेदार वो है, हम नहीं हैं। ऐसा जनरली देखा गया है। अगर मैं डिवोर्स कर रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ, तो उसकी वजह, उसकी ज़िम्मेदार मेरी पत्नी है और अगर मैं अपने पति से डिवोर्स कर रही हूँ, तलाक दे रही हूँ, तो उसका ज़िम्मेदार मेरा पति है। हम कभी ज़िम्मेदार नहीं होते हैं। हम कभी ज़िम्मेदार नहीं होते हैं। इस बात की गहराई को समझने के लिए मैं अपनी बात एक कहानी के ज़रिए, एक नहीं 2 कहानी के ज़रिए समझाना चाहूँगा। एक बार एक साधु थे, वो नदी में गए और देखे कि एक बिच्छू जो है वो उसमें ड नदी में पानी में डूब रहा है। तो उन्होंने उस बिच्छू को पकड़ा और लेकर के आने लगे। जब वो लेकर के आते थे तो बिच्छू डंक मारता था और डंक इतना तेज़ मारता था कि वो ना चाह कर के भी बिच्छू को अपने हाथ से गिरा देते थे। जब वो गिरता था तो फिर उठाते थे, फिर कुछ दूर लेकर के आते थे और फिर डंक मारता था बिच्छू तो फिर वो गिरा देते थे और इस तरह से करते-करते उसको बाहर ला दिए। डंक तो बहुत मारा उसने, दर्द बहुत हुआ। बाहर खड़ा उनका शिष्य जो था वो बोला कि गुरुजी आप इतना दर्द सह करके इस बिच्छू को बाहर क्यों लाए? जबकि ये इतना डंक मार रहा था। तो उन्हें कहा कि बिच्छू का डंक मारना उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है और पानी से बाहर लाना मेरा धर्म है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, मेरा चरित्र है। तो इसलिए मैं ले आया, मैंने उसने अपना धर्म निभाया, मैंने अपना धर्म निभाया। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? उसको मारने वाली क्या बात है? दूसरी एक कहानी मुझे याद आती है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जी अपने अनुयायियों के साथ, अपने लोगों के साथ अलग-अलग जगहों पे घुमा करते थे। तो एक गाँव में जब वो गए तो वहाँ पे एक बड़ी फ़ेमस नर्तकी थी। वो किसी का भी क्या बोलते हैं मन मोह लेती थी। ठीक है? किसी का भी मन मोह लेती थी। बड़े-बड़े राजाओं को उसने अपना गुलाम बना लिया था। इतनी सुंदर थी, इतनी गुणवती थी, इतनी रूपवती थी। तो उसने ऑफ़र किया गौतम बुद्ध जी को कि आप मेरे यहाँ आइए। काफ़ी आलीशान उसका घर था, वहाँ वो अपना नृत्य वगैरह करती थी। तो उसने गौतम बुद्ध को भी ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ आइए और मैं आपका आदर करके आपको भेज दूँगी। तो उनके शिष्य ने समझाया कि नहीं गुरुजी, अगर आप वहाँ जाएँगे, तो वहाँ जा कर के आप उस नर्तकी के दास हो जाएँगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तब तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि मैं कैसे उस नर्तकी का दास हो जाऊँगा। शिष्य के लाख समझाने के बावजूद बुद्ध तो बुद्ध थे। वो गए और जा कर के उन्होंने ऐसा कुछ किया कि वो नर्तकी सब कुछ छोड़ के गौतम बुद्ध की शिष्या बन गई, गौतम बुद्ध की दासी बन गई। जब वो बाहर उसको लेकर के आए तो शिष्यों ने कहा कि आपने ये किया कैसे? बड़े-बड़े राजा-महाराजा, बड़े-बड़े धन्ना सेठ लोग इसके गुलाम हो गए, इसके सुंदरता के गुलाम हो गए, लेकिन आप कैसे इसको एक शिष्या बना देते? तो उन्होंने कहा कि देखो, मुझे अपने चरित्र पे भरोसा है, मुझे अपने ज्ञान पे भरोसा है, मुझे अपने व्यक्तित्व पे भरोसा है और इसलिए मैं जानता था कि मैं अगर जाऊँगा तो ये मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित होगी, ये मेरे चरित्र से प्रभावित होगी और ये मेरे साथ आएगी, ना कि मैं इसके साथ। क्योंकि मेरा चरित्र जो है वो इससे अव्वल है। अगर मैं इसके अंदर समा जाता, मैं इसके अधीन हो जाता तो मेरा चरित्र कहाँ बचता? तब तो ये जीत जाती ना और मुझे अपने चरित्र पे भरोसा था।
तो ये 2 कहानियाँ समझाती हैं कि किस तरह से एक इंसान का चरित्र मजबूत हो सकता है, किस तरह से उसके आमने-सामने के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, आमने-सामने की जो चीज़ें होती हैं, उसको वो न नज़रअंदाज करके अपना धर्म, अपना कर्म निभा सकता है। चरित्र का एक और मतलब होता है कंट्रोल, मतलब कैरेक्टर इज़ इक्वल टू कंट्रोल। आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं। स्वाभाविक बात है कि जब डंक मार रहा था बिच्छू, तो उस बाबा को बड़ा दर्द हुआ होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कंट्रोल किया अपने पेन को, अपने दर्द को और उसको बाहर लेकर के आए। गौतम बुद्ध क्या उस नर्तकी को देख कर के मोहित नहीं हुए होंगे? ऑफ कोर्स मोहित होंगे, जब इतने बड़े-बड़े राजा महाराजा लोग मोहित हो गए, जो कि बड़ी-बड़ी अप्सराओं के बीच में रहते थे, तो गौतम बुद्ध भी हुए होंगे। लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को कंट्रोल किया। तो कंट्रोल जो है ना, यही चरित्र को यानी कि कैरेक्टर को डेवलप करता है। और ये कह देना कि फलाना व्यक्ति की वजह से मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत किया, वो कहीं न कहीं आपके कमज़ोर चरित्र को दिखाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सच में एक चरित्रवान इंसान बनना चाहते हो, तो सामने वाले के व्यवहार का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत कठिन है, मैं ये बात कह रहा हूँ, शायद मैं भी इस चीज़ को अप्लाई ना कर पाऊँ। ये बहुत कठिन है कि सामने वाले के व्यवहार का हमारे ऊपर, हमारे व्यवहार पे असर ना पड़े, ऐसा होता नहीं है जनरली। लेकिन अगर आप ये कर पाएँ, अगर आप बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं या घर पे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं और आप उनको मारे-पीटे ना बल्कि अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, तब आप कहा जा सकता है कि एक शानदार चरित्र डेवलप कर रहे हैं, एक शानदार चरित्र बना रहे हैं। और चरित्र का बनाना ये बहुत बड़ी बात है इंसानी सभ्यता में, इंसानों के लिए सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो एक चरित्र बनाना, एक कैरेक्टर बनाना, एक बिहेवियर डेवलप करना। ये कैसे डेवलप होगा? ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा। जब आपको गुस्सा आ रहा हो फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको कुछ गलत करने का मन कर रहा है लेकिन आप उस अर्जिज को, उस गलत करने की इच्छा को दबा रहे हैं, तब एक कैरेक्टर डेवलप होता है। कैरेक्टर डेवलप करने के लिए बड़ी तपस्या करनी होती है और वो तपस्या यूं ही नहीं होता है। वो तपस्या लंबे समय तक होता है और काफी पेन सहना पड़ता है, काफी दर्द सहना पड़ता है और उसके बाद से वो कैरेक्टर डेवलप होता है। लेकिन हाँ, एक बार वो कैरेक्टर अगर डेवलप हो गया तो आप सच में एक महान व्यक्तित्व बन के उभरते हैं। आपको दर्द होगा, आपको ईर्ष्या भी होगी, आपको मोह भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके अंदर कंट्रोल होगा। और जो भी आप करेंगे, वो सोच विचार के करेंगे, सही समय पे करेंगे, सब कुछ बेहतर करेंगे और आप एक बेहतर इंसान बन के उभरेंगे। तो कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है और अगर आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने उस राक्षस को जो कि आपको गलत करने पे मजबूर करता है, उसको दबा के रखा था और जब मौका मिला तो आपने उसको उभार दिया। उस राक्षस को मारने की कोशिश करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको लगता है मेरी बात आपको पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा।